Hello everyone, this is Hema here, your best friend from Blackboard Learners. Today we are going to start history portion and the chapter is the medieval period. So, first of all, we will learn about the time frame of the medieval period of Indian history. मीडिएवल पीरियड कब से कब तक के टाइम पीरियड को जाना जाता है, ये सबसे पहले हम जानेंगे. तो एवरी कंट्री हैज़ डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पीरियड्स. ठीक है, 3 पीरियड्स में ज़्यादातर सभी कंट्री के टाइम पीरियड को डिवाइड किया जाता है. दैट इज़ एंशिएंट पीरियड, अर्ली मीडिएवल पीरियड, लेटर मीडिएवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड. ठीक है, मीन्स मीडिएवल को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है. अर्ली मीडिएवल दैट वाज फ्रॉम 8th century to 13th century and later medieval from 13th century onwards and modern period still. And in India, the medieval period is considered between 8th century to 18th century. भारत में जो medieval period का टाइम फ्रेम माना गया है उसको 8th century से 18th century तक माना गया है. There were various changes in political, social, cultural and economic fields during the medieval period. Medieval जो period था उसमें हर field में बहुत सारे changes हुए थे. And several kingdoms have emerged after the breakup of Harsha's empire. हर्ष के empire के बाद, हर्षा's राज्य के बाद बहुत सारे kingdoms का टूटना बिखरना शुरू हो गया. Kingdom engaged in frequent battles for supremacy. सारे के सारे kingdoms आपस में ही लड़ने में busy थे कि we will rule over. इस बात से सबके सब धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो गए. अब जब ये लोग आपस में ही लड़ने में लगे हुए थे सुपरमेसी के लिए, then some tribes entered into India. Why tribes from Central Asia entered in India? जो most of the tribes थे, they have entered from Central Asia. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? They tried to take advantage of political instability and lack of unity among Indian rulers. Tribes entered in India from mountain passes. नॉर्थ वेस्ट में जो माउंटेन पासेस हैं वहाँ से अदर ट्राइब्स ने भारत में आना शुरू किया, ये इस बात का एडवांटेज लेने के लिए कि ये लोग आपस में ही लड़ने में लगे हुए हैं. तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपस में लड़ाई होगी तो दूसरा एडवांटेज लेगा ही. एंड द नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ मीडिएवल पीरियड. अब क्या था मीडिएवल पीरियड में? टर्किश, अफगान, पर्शियन, मंगोलियन, इन सभी लोगों ने 11th से 18th सेंचुरी तक भारत में रूल किया. अब अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो इन द बिगिनिंग ऑफ द मीडिएवल पीरियड साउथ इंडिया रिमेन्ड लार्जली अनअफेक्टेड. साउथ इंडिया जो था, नॉर्थ इंडिया में क्या चल रहा है इस चीज़ से टोटली अनअफेक्टेड था, किसी तरह का कोई असर नहीं हुआ उस पर. प्रॉस्परस किंगडम्स लाइक द चोलाज एंड द राष्ट्रकूटा फ्लोरिश्ड इन साउथ इंडिया. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिच टाइप की जो डायनेस्टीज थी, दे फ्लोरिश्ड इन साउथ इंडिया. Now some terms that was used to describe Indian subcontinent. इंडिया को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ जो टर्म्स हैं वो क्या हैं देखते हैं. इंडिया इज़ अ सब कॉन्टिनेंट. ओके, सब कॉन्टिनेंट से यहाँ पर मतलब है, यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट वर्ड रेफर करता है कुछ ऐसे एरियाज़ को, कुछ ऐसे रीजन्स को जिनमें इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार आते हैं. ठीक है, अब क्या है, ड्यूरिंग वैदिक एज भारत को वैदिक टाइम में सप्त सिंधु कहते थे. ठीक है, सप्त सिंधु जो है दैट इज़ लैंड ऑफ 7 रिवर्स. इसको 7 नदियों का देश कहते थे, इसलिए सप्त सिंधु कहते हैं इसको. ठीक है, और ये जो वर्ड है दैट इज़ संस्कृत नेम फॉर इंडस. ये जो सप्त सिंधु वर्ड है ये संस्कृत वर्ड है जिसको इंडस के लिए यूज़ किया गया है. क्योंकि भारत को सप्त सिंधु कहते हैं, 7 नदियों का देश कहते हैं, तो ये कौन कौन सी 7 नदियां हैं? ये थी इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, जिसको हम सतलज भी कहते हैं, और सरस्वती. इन नदियों की 7 नदियों की वजह से इसको हम सप्त सिंधु भी कहते थे भारत को पहले.
अब क्या था, भारत में कुछ आर्यंस भी आए, ठीक है। तो आफ्टर द कमिंग ऑफ आर्यंस एंड स्प्रेड ऑफ वैदिक कल्चर, नदर्न इंडिया केम टू बी नोन एज आर्यवर्त। मतलब आर्य लोग जो भारत में आए उनके नाम पर इसको, भारत को हमने आर्यवर्त भी कहा है। आर्यवर्त मतलब होता है लैंड ऑफ आर्यंस, ठीक है। अब इंडिया इन एंशिएंट टाइम वाज ऑल्सो नोन एज भारतवर्षा। इसको भारतवर्ष भी कहते थे हम, जिसको कि भरत का भूमि कहते थे, लैंड ऑफ भरत। और वे आर दी डिसेंडेंट्स ऑफ किंग भरत, जहाँ पर भरत के डिसेंडेंट्स रहते थे, ठीक है। भारत द सन ऑफ किंग दुष्यंत, जो कि दुष्यंत के पुत्र थे, ठीक है। ऐसा हम मानते हैं अपने धर्म में। अब हम देखेंगे कुछ सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री इन द सेंस कि कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे हमको हिस्ट्री के बारे में जानने का मौका मिले या पता चले जिनसे, ठीक है। तो सोर्सेस ऑफ इंडिया, मीडिएवल हिस्ट्री इज़ मोर रिलायबल देन दैट ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। मीडिएवल हिस्ट्री जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा अच्छे तरीके से उससे हम समझ सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी एंशिएंट हिस्ट्री। तो इसमें भी क्या है, कुछ अलग अलग टाइप्स ऑफ हैं। जैसे हमने सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री में हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस देखेंगे। तो आर्कियोलॉजी से रिलेटेड जितने भी सोर्सेस हैं, दैट आर द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल, लाइक बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, ग्रेट मॉन्यूमेंट्स लाइक टॉम्ब्स हैं, पैलेसेस हैं, फोर्ट्स हैं। ये सब क्या करते हैं, दीज थ्रू द लाइट ऑफ आर्ट ऑन आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल। ये सारी चीज़ें हमें लोगों की आर्ट, कल्चर एंड उनका लाइफ स्टाइल किस तरह का रहा होगा, ये सारी चीज़ें हमें बताते हैं। जिनमें सबसे पहले हम देखेंगे टेम्पल्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, दिलवारा टेम्पल, कैलाश, भुवनेश्वर, खजुराहो, ये सारे टेम्पल्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट टेम्पल्स हैं उस मीडिएवल टाइम पीरियड के। जैसे आप नेक्स्ट स्लाइड में अभी पिक्चर्स देखेंगे, दिलवारा टेम्पल कितना फाइन एंड फ्रेश बना हुआ है एकदम, जब भी उसे देखो नया लगेगा। और जब भी उसका आप उसका डिज़ाइन देखेंगे तो यू कैन नॉट इमेजिन इवन कि हाउ विल इट बी कंस्ट्रक्टेड, किस तरह से बनाया गया होगा। तो ये सारे जो भुवनेश्वर हैं, खजुराहो हैं, इतनी फाइन आर्ट है यहाँ की कि इन सब चीज़ों को देखकर लगता है कि कितना अच्छा उस टाइम में डेवलपमेंट रहा होगा। आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। आप देखेंगे किस तरह से कितना फ़ाइन आर्ट इस पिक्चर में, इन सारी पिक्चर्स में आपको टेम्पल्स का देखने को मिल रहा है। और ये सारी चीज़ें हमें शो करती हैं कि किस तरह का मीडिएवल टाइम रहा होगा, कितना ज़्यादा डेवलपमेंट वहाँ हर एक फील्ड में हुआ होगा। दैट वी कैन अंडरस्टैंड बाय दीज ऑल पिक्चर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में कॉइन्स भी आते हैं। जैसे कॉइन्स आर दी पीसेस ऑफ मेटल होते हैं, कुछ मेटल के पीसेस होते हैं दैट आर यूज्ड एज मनी, जो कि पैसे की तरह यूज़ किए जाते हैं। दे वर यूजुअली इशूड बाई रूलर ऑफ अ किंगडम, किसी भी एक राज्य के राजा द्वारा वो इशू किए जाते थे। द इन्फो ऑफ कॉइन टेल अस अबाउट किंगडम, और उन पर जो कुछ भी प्रिंट होता है, जो कुछ भी इंस्क्रिप्ट होता है, वो सब हमें उस टाइम के राज्य के बारे में बताता है, कंफर्म करता है डेट्स, किंग्स एंड देयर इंटरेस्ट, किस तरह से उन्होंने राज्य किया होगा। ये सारी चीज़ें हमको बताती हैं, कॉइन्स से हमको पता चलता है। फिर पेंटिंग्स हैं। जैसे पेंटिंग्स क्या था, पेंटिंग्स वॉज वेरी पॉपुलर, उस टाइम बहुत फेमस थी पेंटिंग्स। बिल्डिंग्स ऑफ विजयनगर, अगर हम किंगडम की बात करें तो जो कि हम्पी में है, तो वो इंडिकेट करती हैं वर्कमैनशिप ऑफ पेंटर्स एंड स्कल्प्टर्स, किस तरह से पेंटर्स और स्कल्प्टर्स मूर्तिकार हुआ करते थे। ये सारी चीज़ें वहाँ पर हमको देखने को मिलती हैं। अभी आगे आप जो पेंटिंग्स देखेंगे स्लाइड में, उससे आप समझ पाएंगे कि कितना ज़्यादा फाइन पेंटिंग और कितनी सुंदर पेंटिंग उस टाइम वो लोग बनाया करते थे, जिससे कि आज हमें उनको समझने में काफ़ी हेल्प मिलती है, हिस्ट्री को समझने में। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में कॉइन्स भी आते हैं। जैसे कॉइन्स आर दी पीसेस ऑफ मेटल होते हैं, कुछ मेटल के पीसेस होते हैं दैट आर यूज्ड एज मनी, जो कि पैसे की तरह यूज़ किए जाते हैं। दे वर यूजुअली इशूड बाई रूलर ऑफ अ किंगडम, किसी भी एक राज्य के राजा द्वारा वो इशू किए जाते थे। द इन्फो ऑफ कॉइन टेल अस अबाउट किंगडम, और उन पर जो कुछ भी प्रिंट होता है, जो कुछ भी इंस्क्रिप्ट होता है, वो सब हमें उस टाइम के राज्य के बारे में बताता है, कंफर्म करता है डेट्स, किंग्स एंड देयर इंटरेस्ट, किस तरह से उन्होंने राज्य किया होगा। ये सारी चीज़ें हमको बताती हैं, कॉइन्स से हमको पता चलता है। फिर पेंटिंग्स हैं। जैसे पेंटिंग्स क्या था, पेंटिंग्स वॉज वेरी पॉपुलर, उस टाइम बहुत फेमस
फेमस थी पेंटिंग्स। बिल्डिंग्स ऑफ विजयनगर अगर हम किंगडम की बात करें तो जो कि हम्पी में है, तो वो इंडिकेट करती हैं वर्कमैनशिप ऑफ पेंटर्स एंड स्कल्पटर्स। किस तरह से पेंटर्स और स्कल्पटर्स मूर्तिकार हुआ करते थे, ये सारी चीज़ें वहाँ पर हमको देखने को मिलती हैं। अभी आगे आप जो पेंटिंग्स देखेंगे स्लाइड में, उससे आप समझ पाएंगे कि कितना ज़्यादा फाइन पेंटिंग और कितनी सुंदर पेंटिंग उस टाइम वो लोग बनाया करते थे, जिससे कि आज हमें उनको समझने में काफ़ी हेल्प मिलती है, हिस्ट्री को समझने में। ये जो आप रेड फोर्ट, आगरा फोर्ट, ग्वालियर फोर्ट एंड मांडू एंड रणथंबोर फोर्ट, ये सब चीज़ें देख रहे हैं, ये क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट सोर्सेस ऑफ, ये इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट सोर्स हैं आर्कियोलॉजी के। पिलर्स हैं, कुतुब मीनार, कीर्ति स्तंभ, ये आगे आप स्लाइड में इनके पिक्चर्स देखेंगे, तो ये भी क्या है? इम्पोर्टेंट सोर्सेस हैं। फिर इंस्क्रिप्शंस हैं, जैसे तो इंस्क्रिप्शंस एपिग्राफिया कहते हैं इसको। इंडो मौजली का कंटेन्स इंस्क्रिप्शंस, वहाँ पर रखी होती हैं जो इंस्क्रिप्शंस विच थ्रू लाइट ऑन मीडिएवल पीरियड, जो कि इम्पोर्टेंटली या हमको उसकी मीडिएवल पीरियड के बारे में बताते हैं ये सारे सोर्सेज। तो दीज इंस्क्रिप्शंस पर इंग्रेव्ड ऑन स्टोन्स और कॉपर प्लेट्स या कुछ स्टोन्स पर इनको इंग्रेव्ड किया जाता था इन इंस्क्रिप्शंस को। एंड दे टेल अस अबाउट एक्सटेंट ऑफ एम्पायर, किस तरह से उस राज्य का राज्य रहा होगा वहाँ पर किसी भी एक पर्टिकुलर एम्पायर में। डेट एंड अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, और इस तरह के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के बारे में ये हमको इंस्क्रिप्शंस के थ्रू जानने को मिलता है। ये जो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, आपको अलग अलग फोर्ट्स, ग्वालियर फोर्ट, आगरा फोर्ट, रेड फोर्ट, ये जो पिक्चर्स लगी हुई हैं, तो ये किस तरह से आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं, बिल्डिंग्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। तो इस तरह आप देख सकते हो कि कई सारी चीज़ें जैसे और भी हैं, जैसे जो जैसलमेर के पैलेसेस हैं, जयपुर के पैलेस हैं, जोधपुर के पैलेस, उदयपुर पैलेस, तो ये सारी चीज़ें भी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं, जिनसे हमको बहुत कुछ जानने को, हिस्ट्री के बारे में जानने को मिलता है। अभी जो पीछे हम पेंटिंग्स की बात कर रहे थे, तो जो अकबर और जहांगीर थे, ये दोनों बहुत ही, इनको कह सकते हैं कि दे इनकरेज्ड पेंटिंग इन इंडिया एंड पर्शियन ट्रेडिशनल पेंटिंग्स को भी इन्होंने इनकरेज किया। ये लोग एक तरह से पैट्रोनाइज्ड कहे जाते थे पेंटिंग्स के, मतलब कि बहुत ही शौकीन लोग थे और उसको बचाना चाहते थे। फिर व्हाट वाज द मिनिएचर पेंटिंग्स, इस पेंटिंग्स में ही हम ये भी जानेंगे कि मिनिएचर पेंटिंग्स क्या होते हैं। तो मिनिएचर पेंटिंग्स वर यूज्ड टू इलस्ट्रेट टेक्स्ट और ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब कुछ लिख कर बताया जाता था पेंटिंग के थ्रू। कलेक्टर्स यूज्ड टू कट ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट एंड सेल दोज ब्यूटीफुल पेंटिंग्स फॉर अ हाई वैल्यू, और ये सारी चीज़ें एक बहुत ही महंगी कॉस्ट में वहाँ फिर बेची जाती थी इस तरह से। अब हम यहाँ म्यूज़िक की बात करेंगे, तो थ्रू द दिल्ली सल्तनत वर एडवर्स टू म्यूज़िक, बहुत ज़्यादा ही म्यूज़िक के लिए पैट्रोनाइज्ड थे। इन लोगों ने बहुत म्यूज़िक को बचाने की कोशिश की। इवन बाबर जो थे वो खुद भी बहुत सारे उन्होंने सॉन्ग्स लिखे और उनको ट्यून में सेट किया, मतलब एक सॉन्ग्स में ढाला उनको। और हुमायूं इवन हैड सेट असाइड मंडेज एंड वेनसडेज फॉर लिसनिंग टू म्यूज़िक। उन्होंने क्या किया, 2 दिन हुमायूं ने सेट कर रखे थे कि मंडे और वेनसडे जो हैं वो म्यूज़िक सुनने के लिए दिन है, डिसाइड कर दिए उन्होंने। अकबर ने भी बहुत सारे म्यूजिशियंस को भी इवन सेव करने की कोशिश की उनको, जैसे जो तानसेन थे, बहुत ही फेमस ग्रेट म्यूजिशियन थे उस टाइम के, और इन्होंने इनको काफ़ी कोशिश की आगे ले जाने की। अपने कोर्ट में इनको एज अ म्यूजिशियन अपॉइंट किया हुआ था इन्होंने, और कहते हैं कि ये इतना अच्छा गाते थे, इनकी आवाज़ में जादू होता था। इवन अगर ये गाना जब सुनाते थे, जब ये गाते थे तो बारिश होने लगती थी। इस तरह का इनके लिए ये बात फेमस है। अब हम लिटरेरी सोर्सेज की बात करेंगे, तो लिटरेरी सोर्सेज क्या क्या इसमें शामिल होता है। कुछ हिस्टोरिकल राइटिंग्स हैं, बायोग्राफीज़ हैं, प्लेज हैं, नोवेल्स हैं, इपिक्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो कि मीडिएवल हिस्ट्री में आती हैं। ठीक है, तो मीडिएवल हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री हैज़ अ रिच कलेक्शन ऑफ लिटरेचर, जिसमें कि बहुत ज़्यादा रिच लिटरेचर है जो कि हमारा अटेंशन हिस्ट्री के तरफ डालता है, जिससे हमको हिस्ट्री की नॉलेज मिलती है। फिर लिटरेरी सोर्सेज भी क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं।
कौन कौन से 2 टाइप्स हैं इंडिजिनस सोर्सेज, जो कि हमारे भारत में ही बने होते हैं, इमर्ज इन इंडिया। तो दीज इंक्लूड्स क्रोनिकल्स, ऑटोबायोग्राफीज़ या बायोग्राफीज़, रॉयल फरमान्स, ये सारी चीज़ें इनमें ऐड होती हैं। जिनमें कुछ बुक्स हैं जैसे तारीख़ अलई, इसको अमीर खुसरो ने लिखा था, या फिर ज़फ़रनामा जो कि हिस्ट्री की बुक है जिसमें तैमूर के बारे में बताया गया है, जिसको सरफ उद्दीन ने कंप्लीट किया है। तो ये कुछ ऐसी बुक्स हैं जिनसे हमको एक अच्छा लिटरेरी सोर्स है जिनसे हमको हिस्ट्री के बारे में जानने को मिलता है। अब जो नेक्स्ट सोर्सेज थे वो थे फॉरेन सोर्सेज, जो कि भारत से कहीं बाहर के लोगों ने या बाहर के लोगों द्वारा लिखे गए हों। तो सबसे पहले इसमें मार्को पोलो देखेंगे हम, जो कि वेनिस से आया था भारत को विज़िट करने 13th सेंचुरी में। इब्न बतूता था जो कि मोरक्को का नेटिव प्लेस था, लेकिन इसने मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में भारत में विज़िट किया। फिर निकोलो कॉन्टी था जो कि इटालियन ट्रैवलर था, जिसने भारत को 1420 में विज़िट किया और बहुत ही ज़्यादा हिंदू किंगडम के बारे में, जो विजयनगर राज्य था उसके बारे में बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया, मतलब बहुत कुछ अच्छा इन लोगों ने बोला। तो ये कुछ ऐसे फॉरेन सोर्सेज थे जिनसे हमको अपने देश के बारे में, देश की हिस्ट्री के बारे में जानने को मिलता है। होप यू अंडरस्टैंड these all things about, and very soon I'll try to complete your question answers portion. And in the last but not the least, these are your choices: like, share, subscribe, comment, press the bell icon. Thank you. Hema Sharma, your best friend from Blackboard Learners.